अच्छा, इसकी लेते हैं कर्ल, तो कैसे लेंगे? आर एन कर्ल ऑफ आर, ठीक है, प्लस ग्रेडियंट ऑफ आर एन क्रॉस आर, एम आई राइट? ये तो होता है यस ज़ीरो, सर। ये तो होता है ज़ीरो, प्लस ग्रेडियंट ऑफ आर एन, वैसे आपको रट्टा होना चाहिए, क्या होता है? एन आर की पावर एन माइनस टू आर वेक्टर, आर क्रॉस, ये बात है ना भाई, ये तो स्केलर है। सेम वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट क्या होती है मंसूर? जीरो सर। शाबाश, ये तो क्लियर होगी बात। सेकंड क्या था जी? सेकंड क्या है? कर्ल आर, ये भी आप कर लेंगे, ये भी वही चीज़ है, जस्ट एन की जगह स्क्वायर है। ये सी ऑप्शन क्यों नहीं है? डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेड ऑफ फाई, डाइवर्जेंस ग्रेड फाई, ये क्या आता है? तो क्लियर आंसर आता है इसका। अच्छा सॉरी, मैं ज़ीरो करना चाह रहा हूँ। ऑप्शन क्या है? नॉन जीरो बताना। अच्छा, हाँ, ठीक है। नहीं, मुझे बात आपकी समझ नहीं आ रही। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन जीरो? तो सी क्या जीरो आता है? सी नहीं सर, इसका स्केलर आंसर आता है। तो क्वेश्चन देखें ना, क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन जीरो? हाँ सर, बाकी 3 जीरो हो जाते हैं। अच्छा, तो ऑप्शन कौन सी ठीक है? ये सी ऑप्शन ठीक है। सी। अच्छा सी सॉरी, मैं ऑप्शन। डी ले बैठा था। क्लियर होगी बात जी। 48 भी हमने 48 भी हमने कर लिया था, 49 भी हमने कर लिया, 47 देखा। सर इसका डी ऑप्शन भी जीरो नहीं आता? क्यों नहीं आता? सर इसमें वो हम फार्मूला लगाएं, अगर एफ डैश ऑफ आर डिवाइडेड बाय आर डॉट आर वेक्टर वाला। ये क्यों नहीं आता? इंशाल्लाह आएगा। ये फार्मूला लगाना ना, ग्रेडियंट ऑफ वन, ये रखना है, ठीक है। सर इसका स्केयर वाला भी तो है एक फार्मूला, डेल्टा स्केयर वाला ही। वैसे वो अब देखिए भाई, माशाल्लाह आप सबने याद किया होगा, लेकिन मैंने रूट रखे हुए हैं, मैंने एक फिक्स रूट रखा हुआ है, मैं इस तरह करता हूँ। मुझे डायरेक्ट याद, वैसे आप डायरेक्ट बोल दे, शाबाश, बोलें क्या होता है? 2 ओवर आर एफ प्राइम ऑफ आर प्लस। अच्छा एक मिनट, एफ प्राइम ऑफ आर क्या आएगा इसका? -1 ओवर आर स्क्वायर, ऐसे ही है ना? आर स्केयर प्लस 3 जी, टाइम इसका डबल डेरिवेटिव। 3 भी आता है साथ शायद। नहीं 3 नहीं आता 3 नहीं आता, प्लस इसका डबल डेरिवेटिव वो होगा जी। वो प्लस होगा, प्लस 2 माइ ओवर, वो प्लस 2 ओवर आर क्यूब। प्लीज बड़ा में देखना क्यों खाना ये भी जीरो है ना? जी कौन कह रहा था हमने ये नॉन जीरो है? जीरो ही आ रहा है। जी सर वो नॉन जीरो था, यही सर, सॉरी सर। ठीक है, इट्स ओके, मुझे क्या हो गया। 48 हमने कर लिया, 49 कर लिया, 47 देखें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कर्ल ऑफ अ वेक्टर फंक्शन? ये तो फजूल है, सी ऑप्शन है, ठीक है स्टूडेंट्स। 50 बाद में करते हैं, 50 बाद में करते हैं, ठीक है। अच्छा, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? बहुत सिंपल है, क्या करना है? ये देखें, बी ऑप्शन देखें, बी ऑप्शन में ना ए रिपीट हो रहा है। क्या रिपीट हो रहा है? ए। तो क्या ख्याल है अगर मैं गिवन इक्वेशन की क्रॉस प्रोडक्ट ले लूँ ए के साथ बोथ साइड? जी सर। ये देखो ना बच्चों, a प्लस बी प्लस सी है, अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट लेता हूँ ए से, इसका आंसर क्या आएगा मंसूर? ए क्रॉस ए का जीरो से। ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी इज इक्वल टू 0 वेक्टर। ए क्रॉस सी को वहाँ लेके जाओ, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस ए क्रॉस सी, फ्लिप कर दो। क्लियर? जी सर। 46 45 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डाइवर्जेंस वेक्टर? 45 कौन सी डाइवर्जेंस है भाई? बी ऑप्शन। डेल्टा डॉट फाई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉर्मल वेक्टर टू अ सरफेस फाई? बहुत इंपॉर्टेंट चीज। 44 बहुत एग्जैक्टली। ग्रेडियंट जो होता है वो एक्चुअली नॉर्मल वेक्टर होता है। अगर इसी को हम इसके मैग्नीट्यूड पर डिवाइड करते तो वो यूनिट नॉर्मल वेक्टर बन जाता है। 44 का ए है कि किसी सरफेस पे अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना हो तो सिंपली आप क्या करें? टेक ग्रेडियंट ऑफ दैट स्केलर फंक्शन। उसके बाद है जी कि इफ r इज इक्वल टू दिस देन ग्रेडियंट ऑफ r n। कौन सा फार्मूला है?
अब यहाँ की मेमोरी चेक होगी, पिक्चर वाली मेमोरी चेक करें कौन सा ठीक है मंसूर। सभी ठीक है सर। ऑप्शन बी है, ठीक है। एन आर बी एन माइनस टू, किसी ने सी तो नहीं कहा? सी नहीं है, बी नहीं है। सर डी है। सभी है। डी है ना, डी। मुझे डी क्यों, मुझे मेरा माइक तो खराब नहीं है हेडफोन से। बी है, ठीक है ना। 43 कर लिया, 42 पे आए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ऑल ऑफ सर आर। दीज? सही कह रहे हैं भाई ये बाकी सारे? सही है ये। जी सर। ठीक हो गया, ऑल मान ऑल ऑफ लेते हैं। दीज। ठीक है। 41 पे आए। द डिफरेंशियल ऑपरेटर डेल दिस इज इक्वल टू। सर बी ऑप्शन। सी व्हाट? बी बी बी। एग्जैक्ट 41 का B। वैसे मैं भी एक बार कंफ्यूज हूँ इसमें। 40 पे आए। इफ r at 0 is equal to this and r at 7 is equal to this, then integral of this is equal to, मैं देखता हूँ बाद में। हाँ भाई, क्या करेंगे? ये जो हमने डेरिवेटिव वाला चैप्टर ठीक से नहीं ना किया, ये ना सर इसको एक दफा बोर्ड पे करवा दें। मैं भी सोच रहा हूँ, कोई किसी के पास है आइडिया ऐसे करने का? पहले 39 कर लें। 30 डॉट मिसिंग है, वैसे एक ही चीज़ है, ठीक है ना। सर 40 40 तो क्या मतलब 40? हाँ 40 MCQs, मैं ऑप्शन समझा। 40 MCQs कैसे करेंगे भाई? ये सर इस पे तो फॉर्मूला लगाएंगे ना। कौन सा वाला? ये आर डॉट डला हुआ है, डॉट मिसिंग है, ठीक है। कौन सा वाला जी फॉर्मूला? सर इसको तो पहले इसका एक फॉर्मूला होता है ना 2 टाइम्स। अगर हम इस पूरे इंटीग्रल को 2 टाइम्स से मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं हाँ तो वो r डॉट r। हाँ जी जी। तो अब ये इनडेफिनेट इंटीग्रल पे तो कांस्टेंट तो नहीं आएगा, तो फिर हम लोग क्या कहते हैं कि r लिमिट पुट, डायरेक्ट लिमिट पुट कर देंगे या फॉर्मूला लगा के। इधर मुझे गाइड करना है। फॉर एग्जांपल अगर आप ये कह रही हैं ना कि 0 to 7, पहली बात तो ये डॉट मिसिंग है, डी आर ओवर डी टी टी, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आया, ये पूछ रहा है किसके इक्वल होगा। दो कंडीशन गिवन है। आर की वैल्यू 0 पे गिवन है 5i माइनस 3j प्लस 2k, और आर की वैल्यू 7 पे भी गिवन है, और वो क्या गिवन है? i प्लस 8j प्लस 9k, सॉरी 9k, ठीक है। आप बताएं क्या करूँ? जी सर ये जो फॉर्मूला है ना इंटीग्रल को, इसको 2 से मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। ठीक है, हाँ कुछ याद आ रहा है। तो बाहर आएगा 2 2r अंदर जाएगा। डॉट डी आर डिवाइडेड बाय देन क्या करेंगे बोलिए? तो ये बराबर अच्छा हाँ इज इक्वल टू, ये इसको स्प्लिट कर दूँ ना। ये इसके बराबर होता है ना r ऑफ t डॉट प्रोडक्ट r ऑफ t। आर ऑफ 1/2 आएगा, अच्छा हाँ 1/2 आएगा आर ऑफ टी डॉट व्हाट? r ऑफ t। आर और लिमिट आएगी लिमिट 0 से 7 t की वैल्यू। आप बस लिमिट पुट कर देंगे। ये करें जी, जो ये कह रही हैं ये करें, तो मुझे मैं इस पे देखता हूँ। इसका आंसर निकालें, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करें। एक्सक्यूज मी सर, जी इसमें आर के साथ जब हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे वो उसका स्केलर आ जाएगा, उसमें लिमिट कहाँ लगानी है? नहीं, पहले आप वो लिखें ना। पहले क्या मतलब, पहले आप लिमिट पुट करेंगे, देन वो आप यूज़ करेंगे वैल्यूज r at 0 और r at 7 वैल्यू।
पहले लिमिट लगाए ना। जी सर। और 108 आएगा 108 इधर तो ऑप्शन ही नहीं है। डिवाइडेड बाय 2 ठीक है 10 54 divided by 54 ठीक है जी 54 टिक करें। 54 सर डी वाला ऑप्शन है। ठीक है मैं ये फार्मूला देख रहा हूँ बुक से, मेरे माइंड में भी नहीं आ रहा है। ये क्यों ने बताया था, प्लीज ये बताएं जरा। सर ये हमारी बीएससी की बुक थी वेक्टर मेरे वेक्टर सामने खुली एनालिसिस हुई की, है, जेड आर भट्टी की मेरे सामने वही देख रहा हूँ। तो पेज बताओ। छोटी सी बुक है हाँ हाँ वही मुझे सामने खुली हुई है। सर। एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। अच्छा मैं बताऊँ, मैंने इसको समझ लिया। ये देखें जरा बुक वाला ये कार्ड है। बुक वाला समझा इसको ऐसे रहे कि कहता है कि आप जानते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ आर डॉट आर क्या आता है। प्रोडक्ट रूल लगाएं और आर एज इट इज डी आर ओवर डी टी प्लस डी आर ओवर डी टी और आर एज इट इज। ठीक है ना, स्टूडेंट एग्री करते हैं ना, ये लगा सकते हैं ना प्रोडक्ट रूल। तो क्या है इसको आपको पता है कि डॉट प्रोडक्ट आपको पता है कम्यूटेटिव होती है, तो आई कैन राइट इट एज 2 टाइम ऑफ डी आर ओवर डी टी। एग्री? ठीक है ना। तो अब आप इस 2 को लेफ्ट साइड में डिवाइड करें और डी टी को उधर ले आएं। थोड़ा गौर करिएगा मैं क्या करने लगा। इस 2 को डिवाइड कर रहा हूँ, डी आर डॉट आर इज इक्वल टू आर डॉट डी आर ओवर डी टी इंटू डी टी। एग्री? यहाँ तक समझ आई बात? जी सर। इनकी बात जी बताना सर, आ चाहिए, ये उन्होंने बिल्कुल ठीक बोला था और अच्छी बात है कि अगर मैं इसके साथ दोनों तरफ इंटीग्रल ले लूँ तो आपको पता है ये तो इंटीग्रल यहाँ तो आएगा 1/2 आर डॉट आर। तो ये कह रही थी सर, ये आर डॉट डी आर ओवर डी, ये हमने चैप्टर स्किप किया था। मीन्स मैंने कहा था ये सिंपल से ही है, लेकिन ये देखें सिंपल से भी हमें आ गया। क्लियर स्टूडेंट? ये आप फार्मूला कहीं पे लिख लीजिएगा, आपको काम आएगा। क्लियर? 39 का 54 है, सॉरी 40 का 54 है और 39 का आपने ऐसे ही फाइंड करना जैसे भी आपने किया। क्लियर? आगे चलें। अब है ये ना, मैं 38 भी मेरे सामने एक फार्मूला बना हुआ है, तो जेड आर भट्टी की तो मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ आप सबके पास होगी, या उसकी भी नहीं है वो। सर है। तो ये जो मैंने बनाया ना अभी डॉट के लिए, ये आप इसके लिए बना सकते हैं, क्रॉस के लिए भी। तो ये हम कैसे करेंगे? सिंपली आपने, ये तो इजी भी लग रहा है मुझे, 38 वाला ना, 39 तक 40 हो गया। 38 में तो आप सिंपली आप क्या करेंगे, ये क्वांटिटी आपको चाहिए ना, आर क्रॉस डबल डेरिवेटिव ऑफ दैट। तो आर प्राइम क्या आएगा? आर प्राइम मुझे बताएं क्या आएगा? 10t आई प्लस टी नथिंग जे। कौन सा एमसीक्यू कर रहे हैं? 38 वाला स्टूडेंट 38 कर रहे हैं ना, ये समझ आ गया? पहला डेरिवेटिव लिया उसका, तो यस सर। इसी का डबल लेंगे तो क्या आएगा? जस्ट 10 10 आई, आई बाकी सारा जे 0 हो जाएगा, माइनस 6t के। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे स्टूडेंट? आर क्रॉस
डबल डेरिवेटिव के साथ इसकी क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, ठीक है ना। तो वो कैसे लेंगे, सिंपल है, इस तरह आई जे के, वो जो भी वेक्टर आएगा ना उसको आप क्या कर देंगे 1 to 2 इंटीग्रेट कर देंगे। क्लियर है बात, क्लियर। जी सर। इंशाल्लाह मुझे लग रहा है कि इसमें से कोई वेक्टर ऑप्शन ही होगी, हो सकती है वेक्टर ऑप्शन ही हो सकती है, ये ऑप्शन हो सकती है, तो ये हो जाएगा ना खुद से। सर इंटीग्रेशन करने के बाद भी वेक्टर आएगा। मैं तो तुक्का मार रहा हूँ, ऐसे मैं कह रहा हूँ। देखिए ए बी सी डी ऑप्शन है ना, 3 ऑप्शन है, 4, तो मोस्ट प्रॉब्ली है, मुझे लग रहा है कि इसमें ए ऑप्शन ही आएगा। तो अगर कहते हैं जो देख लेते हैं 38 का, ये देखें 38 का ना ए ऑप्शन नजर आया। ये सर ठीक है। सारा कुछ आपने नॉलेज से नहीं करना, कुछ 50% आप एक्सपीरियंस से भी होगा। मैं होता मैं इसको सॉल्व ना करता, ये अब टेक करता। खैर अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सॉल्यूशन ऑफ द वेक्टर डिफरेंशियल इक्वेशन। बहुत सिंपल है माशाल्लाह, आप इंटीग्रेशन सारों को ही आती है, ठीक है ना। बी होगा सर। हाँ आई थिंक ये बी हो सकता है, देख लेते हैं ना, क्या जरूरत है जल्दी करने की। एक बार डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा, डी बी बाई डी टी इंटीग्रेट, सॉरी एक बार इंटीग्रेट ए टी ए वेक्टर टी प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इन द फॉर्म ऑफ बी कांस्टेंट, ठीक है ना। अगेन वेक्टर इंटीग्रेशन करेंगे ना तो क्या आएगा, ए टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस बी वेक्टर टी सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्लियर सी वाला। तो बी आप कर दें इसको टिक, 36 हो जाएगा। 37 कर लिया सर 37 को बता दूं। 37 मैंने ये किया ना, ये मैंने 37 को किया। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सॉल्यूशन ऑफ द वेक्टर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे हम सॉल्व करते हैं, ये तो वेरिएबल सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन है ना। तो मैंने इसको एक बार इंटीग्रेट किया, एक बार इंटीग्रेट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टी, तो एक डेरिवेटिव कम हो जाएगा ना, पहले डबल था तो आप सिंगल रह जाएगा ना लेफ्ट साइड में। जो पूछ नहीं आपको समझ आए जी सर आ गई तो है। ए के साथ टी आ जाएगा। आपको पता है कि कांस्टेंट की इंटीग्रेशन क्या होती है, 7x आ जाता है, लेकिन अब टी है हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और प्लस बी क्या है, बी है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड हुआ। अगेन इंटीग्रेट करेंगे तो आपके सामने, सर ठीक है। तो 37 हमने कर लिया है, 36 आप चले कर लें, शाबाश। ये नहीं होता कि आसान है तो करें ही ना, वहाँ आपकी प्रैक्टिस भी बड़ा मैटर करेगी। मैंने आपसे कहा ना, अगर ये तो उन्होंने 20 जनरल नॉलेज के डाल दिए हैं ना, मैंने जब 17 में दिया था तो मुझे कंफर्म पता है कि मैं 80 तक भी नहीं पहुंचा था, 70 इतने पे ही ख़त्म हो गया था कहानी। स्पीड भी आपने तेज़ करनी है। 36 MCQs करें, मुझे ऑप्शन बताएं इसकी क्या आती है। कौन सा? 36 तरतीब से कर रहे हैं ना, पीछे जा रहे हैं। मेरा ए बी एन आ रहा है। ए डॉट बी इंटू एन, वो डी ऑप्शन। नहीं सर डॉट नहीं है, स्केलर में है ए बी एन, तो ये ऑप्शन ही नहीं है कोई। सही करवा दें। पहली बात तो ये है कि डी आर ओवर डी टी क्या है, ए माइनस ए एन साइन टी एंड टी। इसमें आई जे क्यों नहीं लिखे हुए? वही सर क्या आई जे केस में है तो जीरो आएगा ना यार, सीधा सीधा जीरो सोचे समझे बगैर। नहीं समझ आई बात मेरी? आई जे के नहीं है। देखे ना भाई, देखे सर मेरी बात सुने। सर देखिए आई जे तो उसने ए बी वेक्टर नहीं कहा हुआ। आई थिंक मैं भी एक मिनट हो गया, मैं इसके ऑप्शन भी देख लूँ, हम उस पर कंसंट्रेट करें। 36 का बी है। अच्छा अब
बोले आप क्या कह रहे हैं जी? हाँ वेक्टर तो दिया हुआ है, मैं तो गलती कर बैठा। चलो इसको सॉल्व करते हैं। अब इधर ये इंफॉर्मेशन नहीं है ना कि ए कांस्टेंट वेक्टर है या नहीं है, समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? जी ए कांस्टेंट वेक्टर हो तो हम बाहर निकाल सकते हैं, अदरवाइज हम बाहर नहीं निकाल सकते। लेकिन चलिए अगर हम इसको कांस्टेंट ट्रीट करें तो फिर तो यही मैं सही कर रहा हूँ ना, sin n t प्लस बी एन कॉस एन टी। एग्री? अब आप यस सर। अच्छा अब आप क्या करेंगे जी? आर क्रॉस सर जी आतिफ सर इसका आंसर आएगा n इंटू ए क्रॉस बी। अभी करते हैं ना? सर कर लिया। अच्छा गुड हो गया ये जी, एन इंटू ए क्रॉस बी। अच्छा बुक वाला तो बी कह रहा है आतिफ, जी सर। बुक वाला तो बी कह रहा है एन। लेकिन सर जब डिटर्मिनेंट वाले फॉर्मूले से लेंगे तो वेक्टर आएगा जो आई कि थिंक ए मैं और तो बी के तरफ। डिटर्मिनेंट वाला वैसे मैं बताने लगा था कि यहाँ पे नहीं करना, बताता हूँ क्यों। इधर देखें स्टूडेंट्स सारे कि मैं अगर ए की वैल्यू रखूँ, ए क्या है? ए कॉस एन टी प्लस बी साइन एन टी क्रॉस डी आर ओवर डी टी क्या है? माइनस ए एन साइन एन टी प्लस बी एन कॉस एन टी। एग्री? हाँ जी। यस सर। अब आप सिंपली जो ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई नहीं करते लेकिन क्रॉस है तो ज़रा ध्यान से करना है कि फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई होगी, स्केलर से मल्टीप्लाई होगा, वेक्टर से मल्टीप्लाई होगा। तो क्या ख्याल है, ये नहीं आएगा? ए ये वाला ए पहले वाला ए है, क्रॉस ए स्केलर बाहर निकाल लेते पहले, ऐसे निकालेंगे उसको, मतलब न्यू करेंगे ना, माइनस कॉस एन टी साइन एन टी टाइम्स एन देन ए क्रॉस ए। समझ आई बच्चों? यस सर ये तो ठीक हो जाएगा। मैं बताता हूँ ना, ये तो स्टूडेंट जीरो हो जाएगा। तो क्यों ना हम वही कैलकुलेशन करें जो जीरो नहीं होंगी। तो जब बी से मल्टीप्लाई होगा वो भी जीरो आ जाएगा। तो मैं जस्ट वो टर्म्स लिखूँगी जो जीरो नहीं होंगी, और वो कौन सी हैं? जब ए मल्टीप्लाई होगा सेकेंड टर्म के साथ, मीन्स ए क्रॉस बी, और स्केलर क्या आएगा इसमें? कॉस एन टी, और इधर एन कॉस एन टी, तो वो आएगा एन कॉस स्क्वायर एन टी। एग्री? यानी अब जब b मल्टीप्लाई होगा, माइक ऑफ कर देंगे, b मल्टीप्लाई होगा a के साथ, तो आंसर आएगा माइनस, क्योंकि ये माइनस है। तो b क्रॉस a बाहर क्या आएगा? n साइन स्क्वायर एन टी। तो इसमें से अगर मैं इसको ऑर्डर डिस्टर्ब करता हूँ और कॉमन ले लेता हूँ, आपको मुझे लग रहा है कि सारों को ये समझ आ गया होगा। n अंदर क्या बनेगा? 1। यस सर यही मैंने बताया। अब देखिए कितना ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच। ये कर लिया सबने? जी जी सर। ये था जी, तो देखिए सर इसका। जी बोले। सर इस मेथड में और डिटर्मिनेंट वाले फॉर्मूले में डिफरेंस तो कोई भी नहीं। कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन आतिफ पता क्या होता है, जब मैंने बस अपनी ट्रिक रखी हुई है ना मैंने अपने यूज़ के लिए, अगर आप आई जे के की फॉर्म में नहीं है तो क्यों मैं डिटर्मिनेंट में जाऊँ भाई? मेरी सर उसमें अगर हम ए बी सी ले लें तो वही ना, आप मुझे समझ आ गई है कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। आप कहना चाह रहे हैं मैं अगर ए को ले लूँ A1 आई, इस तरह शायद आप कह रहे हैं। हाँ नहीं सर उसी तरह ये जो ए है ना इसको आई समझ में बी जे और सी को ले लेती, सी मतलब हम समझ लेते हैं वो जो ए और बी को। नहीं आतिफ ये क्या कह रहे हो? ऐसे ना करना। मतलब आप ये कह रहे हैं कि मैं डिटर्मिनेंट लूं और मैं इधर लिखूं ए और बी और सी, और क्यों कह रहे हैं? सर सिर्फ ए बी। सी सर तो मतलब थर्ड में कुछ ना कुछ तो लिखूंगा ना भाई। सी सर आई डोंट थिंक सो कि ये मेथड करेक्ट है। अच्छा खैर मैं आगे चलता हूँ, आगे पढ़ना भी है। क्यों नहीं जा रहा? अच्छा ये 36 हमने कर लिया है, 35 थोड़ा सोचें और मुझे बताएं। ये डेरिवेटिव पे तो ठीक ठाक एमसीक्यूज बने हुए हैं। डेरिवेटिव वाला चैप्टर भी अगर आप 1 घंटा बैठ के पढ़ें तो समझ आ जाएगी, लेकिन अगर आप पढ़ें तो इसका प्रोडक्ट रूल लगाए ना इसके ऊपर। इस
इसके ऊपर प्रोडक्ट रूल लगाएं। जी सर कर रहे हैं। आतिफ कर रहे हो? आतिफ आप कर रहे हो? जी सर। क्या कैसे कर रहे हो इसको जरा बताओ मुझे। सर ये इसका एक फार्मूला एक था ना, कौन सा? वो डायरेक्ट फार्मूला लेना। कोई कर रहा है इसको? सर अगर इस पर प्रोडक्ट रूल लगाएं तो जो सेम वाले होंगे उनकी क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो जाएगी और फिर ये डी ऑप्शन बन जाएगा। एफ डॉट एफ प्राइम क्रॉस है। सर एमसी की जरूरत था ना। ये है आतिफ, ये मैं लिख रहा हूँ, ये है। क्या है बताएं क्या है? तो सर ऑप्शन पूछ। ऑप्शन पूछो। ऑप्शन में ये अच्छा, मैं आप पता क्या कर रहा हूँ, मैं इसको ना एक वेक्टर ट्रीट कर रहा हूँ, इसको बी वेक्टर ट्रीट कर रहा हूँ। तो डॉट प्रोडक्ट, ओह माय गॉड, कैसे लेते हैं भाई डेरिवेटिव डॉट प्रोडक्ट का? सिंपल है, अभी बता के भी आया था कि ए को एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड एफ क्रॉस एफ डबल प्राइम प्लस ये एफ क्रॉस एफ डबल प्राइम एज इट इज, और जब एफ का डेरिवेटिव लेंगे तो मैं डायरेक्ट डॉट एफ प्राइम लिख दूँ अगर कोई मसला ना हो तो। हाँ भाई, अब ये क्या आएगा? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में वेक्टर रिपीट हो तो आंसर क्या आता है? 0 आएगा ना। एफ प्राइम रिपीट हो रहा है ना स्टूडेंट्स, क्या हो गया? एफ प्राइम रिपीट होगा तो ये तो 0 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं। इस पर मजीद आप क्या करेंगे, आप मजीद आप क्रॉस प्रोडक्ट वाला डेरिवेटिव वाला फॉर्मूला लगाएं, जो कि मैंने शायद नहीं बताया था, अभी बता रहा हूँ। ये दोनों लिख रहा हूँ। डॉट में तो मसला ही नहीं होता क्योंकि डॉट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करती है, लेकिन इसमें होता है। इसमें आपने पहले को पहले ही रखना ही हूँ, ए क्रॉस डेरिवेटिव ऑफ बी प्लस फिर डेरिवेटिव ऑफ ए। मारिया बी को मैं इधर क्रॉस डाल के लिखूँ या इधर लिखूँ? सुमेरा सर आगे लिखिए ना। आगे जबरदस्त, ये मैं लगाना चाह रहा हूँ। तो आप इसको एज इट छोड़ दें। चलिए अच्छी बात होगी, ये चैप्टर रिकॉल हो गया एक बार। तो सिंपल सी बात है भाई, एफ डबल प्राइम का डेरिवेटिव क्या होगा? एफ ट्रिपल प्राइम। क्लियर होगी बात? फिर प्लस इसका क्या होगा? ए का क्या होगा? एफ डबल प्राइम हो जाएगा, और पहले से भी डबल प्राइम है तो ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। सेम फैक्टरी क्रॉस क्या होती है? 0। जब अंदर आएगा तो इसका आंसर क्या आएगा? एफ डॉट एफ प्राइम क्रॉस एफ डबल प्राइम। एग्री? यस देखो एफ डॉट एफ प्राइम क्रॉस एफ डबल प्राइम। तो बी ऑप्शन किसी ने कहा भी था किसी स्टूडेंट ने। तो if f of t is equal to this, then f prime dot f double prime dot cross f triple prime। कैसे करेंगे भाई ये? ये 34 क्वेश्चन करेंगे कैसे? बस ये बता दें, मैं आप सबको मान जाऊँ कि आपको वेक्टर आ गया। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का डिटरमिनेंट से कर लेते हैं। भाई स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है तो डिटरमिनेंट से होगी, सारे चुप क्यों हो जाते हैं? यस एफ दिया हुआ है, एफ प्राइम निकालना है, एफ डबल प्राइम निकालना है, एफ ट्रिपल प्राइम निकालना है, देन यू हैव टू टेक द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर्स। हो जाएगा ना इंशाल्लाह? अभी करें, बल्कि हो जाएगा क्या? अभी करें। मैं झूठ बोल ऐसी तो 34 करें, शाबाश।
सॉल्विंग जल्दी करें जल्दी करें। The A square the answer. ए स्क्वायर बी आंसर, सी ऑप्शन है जी। सॉल्व करना मैंने समझा दी है, अब आपकी स्पीड पे डिपेंड करता है कितना आप इसको जल्दी जल्दी कर सकते हैं। 33 MCQs पे जाते हैं, आपको पता ही है सारे ट्रू हैं इसमें। इंटीग्रल सेपरेट हो जाता है, कांस्टेंट बाहर आ जाता है। और ये सी वाली प्रॉपर्टी भी अच्छी है कि आर डॉट एफ ऑफ टी होगा, और अगर आर कांस्टेंट वेक्टर हो तो उसको बाहर ले जाते हैं, अगर आर कांस्टेंट वेक्टर ना हो तो उसको आप आउटसाइड नहीं लेके आ सकते। क्लियर है स्टूडेंट? यस सर। जी सर। उसके बाद 32 है, 32 में देखें एफ प्लस डेरिवेटिव स्प्लिट हो जाता है, डॉट का 10,000 बार लिख चुका हूँ मैं, अभी लिखा था वाइट बोर्ड पे। क्रॉस का भी स्प्लिट हो जाता है, स्प्लिट सॉरी नहीं, इसका क्रॉस प्रोडक्ट लगेगी, लेकिन आई थिंक ये मिस प्रिंटिंग कर रहा है, क्रॉस नहीं लिखा, डॉट नहीं लिखा। क्लियर है स्टूडेंट्स? ऑल ऑफ दीज ट्रू इसकी जी सर। फॉर वेक्टर्स ए बी एंड सी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। तो आई थिंक बी ऑप्शन नहीं, बी तो ठीक है, बी ऑप्शन सर डी ऑप्शन करेक्ट। नहीं, बी तो करेक्ट है, वो कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। सर डी, अच्छा सर डी 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 ऑप्शन ऑप्शन नहीं है। डी ऑप्शन नहीं है, मैं चेक तो करूँ जरा कैसे है। तो क्रॉस है ना, इक्वल नहीं हो सकता। सी भी ठीक है, बी भी ठीक है, हाँ ठीक है जी, ये आपने इसी बात की कि करेक्ट हुआ, आपने कंप्यूटर ला दिया। 30 देखें, द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए डॉट बी क्रॉस सी रिप्रेजेंट्स व्हाट? एरिया वॉल्यूम ऑफ पैर। डी ऑप्शन ठीक है। क्या गलती? और टेट्राहेड्रॉन का क्या होता है भाई वॉल्यूम? सुमेरा अकबर 1/6 एग्जैक्टली 1/3 1/6 1/6 ठीक है। उसके बाद फॉर द वेक्टर्स ए डॉट ए बी सी द प्रोडक्ट ए डॉट बी क्रॉस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। इन द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए डॉट बी क्रॉस सी इज इक्वल्स टू, ये कल फंस गए थे, आज आप दोबारा फंस जाएंगे। चेक करें किस किस की इक्वल है। सर ये ऑल होंगे। ऑल होंगे नहीं, सर हैं मतलब फ्यूचर इन सब में इंडेफिनिट टेंस साइकिल। नहीं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करें। ऑल ऑफ हैं। दीज, ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज है भाई। ये थोड़ा सा साइक्लिक ऑर्डर बना के चेक करेंगे इंशाल्लाह, ये ए भी बन जाएगा। ये तो सीधा सीधा नजर आ रहा है साइक्लिक ही उसने डिस्टर्ब कर दिया। और बी ऑप्शन में उसने क्या किया होगा मैं बता देता हूँ। पहले उसने ए डॉट स्टार्ट में लिखा हुआ है, देन बाद में लिखा होगा, देन उसने क्या किया होगा, डॉट और क्रॉस को आपस में इंटरचेंज करते तो बी बन जाता है। ऐसे ही है ना स्टूडेंट्स? और सी कैसे बना है? सी तो ओरिजिनल साइकिल से बन जाता है, सी डॉट ए क्रॉस बी, ए डॉट बी क्रॉस सी, बी डॉट सी क्रॉस ए, ऐसे ही है ना? तो 27 पढ़ें, इफ ए बी सी। अच्छा मैं ना आपका फीडबैक नहीं ले रहा हूँ, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपको समझ आ रहा है, ठीक है? मैं चाहता हूँ हम तेज चलें। क्लियर है ना? ये सर करें तो मुझे प्रॉब्लम होता है तो पूछें, बच्चे तो नहीं हम सब। 27 बताएंगे, इफ ए बी सी रिप्रेजेंट ए ट्रायंगल ए बी सी, then a cross b plus b cross c plus c cross a is equal to is perpendicular to। अब ये नहीं पता होना हमें, इस perpendicular to क्या मतलब? अब देखिए पहली ऑप्शन भी गलत है ना, पहली ऑप्शन में क्या मसला है, ब्रैकेट ही नहीं डली हुई। दूसरी ऑप्शन में क्या गलती है, क्योंकि ये तो दूसरी ऑप्शन तो स्केलर है और वो वेक्टर किसी स्केलर पर परपेंडिकुलर तो होने से रहा। अब सी ऑप्शन भी एरिया ऑफ ट्रायंगल है, तो ये कोई मैं नहीं समझता कि कोई इतना खास एमसीक्यूज है, बट इसका ऑप्शन देख लेते हैं फिर ताकि उसको ऑप्शन को ठीक करके फिर समझाता हूँ। सी ऑप्शन कह रहा है 27, ठीक है? 27 की सी कह रहे हैं a cross b plus b cross c plus c cross a is equals to
कोई बता सकता है कैसे होगा? कैसे नहीं होगा? कोई ये बता सकता है कि ये पूछ क्या रहा है? मुझे तो ये भी नहीं समझ आ रहा। आई थिंक मिस्टेक है ना। स्टूडेंट्स नहीं आ रही। इससे ना जी मुझे सर। इससे ना मुझे एक बात याद आ गई थी, मैं वो बताने लगा था। तो खैर वो मैं ये बताने लगा था कि ये आपने कुछ एक क्वेश्चन में करने लगूँ कि हाँ वो बहुत सिंपल सी बात है कि जो ट्रायंगल की साइड्स होती हैं ना, अगर वो वेक्टर फॉर्म में हो, देखें जरा डायरेक्शन देखिएगा, इसकी डायरेक्शन अगर ए की ये हो, बी की ये हो, सी की ये हो, तो बता सकता है इसका मतलब क्या होता है? सम ऑफ वेक्टर जीरो होगा। अगर वेक्टर्स ट्रायंगल की फॉर्म साइड्स फॉर्म करें और ऐसे करें कि वो एक क्लोज पिक्चर बने, तो उसका रिजल्टेंट जीरो होता है या सम जीरो होता है। क्लियर है स्टूडेंट्स? ये कॉन्सेप्ट एफएससी का मैंने लिखा है, ये एफएससी में पढ़ाते हैं हम 7 चैप्टर। जी सर। अगर तीन वेक्टर्स ट्रायंगल की साइड्स को रिप्रेजेंट करें और वो क्लोज पिक्चर फॉर्म कर रहे हो, तो सम वेक्टर का क्या होता है? जीरो होता है। तो ये स्टूडेंट आपने बात याद रखनी है। अगर a + b + c जीरो है, एक काम करें, नंबर 1 a के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लें। जल्दी बताएं क्या आएगा इसका आंसर? ये नहीं आएगा a क्रॉस b = c क्रॉस a? क्या ख्याल है? प्रोडक्ट किया है मैंने, ये मैंने a के साथ लिए डॉट क्रॉस प्रोडक्ट। हाँ जी। a के साथ इस पूरी ब्रैकेट की क्रॉस प्रोडक्ट लें, ये डिब्बा बनेगा जो मैंने ये आएगा। जी ठीक है, आप क्या करें जी, ये देखो, दोबारा मंसूर बी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लो इसकी। जल्दी से बताओ मंसूर क्या आएगा? एक बी क्रॉस बी तो जीरो होगा ना। बी क्रॉस ए बी क्रॉस ए को आप ए लिखो a क्रॉस बी, और अपने माइंड में मार्जिन रख लो माइनस का। ये -1 आप माइंड में सेव कर लो, आप एडजस्ट कर लो। तो जो बी क्रॉस सी इधर आएगा ना, वो राइट साइड पे जाके क्या हो जाएगा? सी क्रॉस बी। माइनस। हाँ, तो माइनस ये वाला माइनस हो, उसको प्लस कर देगा। आई थिंक आपको समझ आ गई होगी। जी सर। अच्छा, तो अगर दोनों कंबाइन कर दें तो क्या आएगा? a क्रॉस b = क्या आएगा? अगर मैं थर्ड से भी ले लूं, एक मिनट रुक जाए, एक मिनट। अब उसकी c के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लें तो क्या आएगा? a क्रॉस c, मार्जिन मैंने रखा हुआ माइनस का, और c क्रॉस b है तो राइट साइड में जाके होगा b क्रॉस c। ठीक है, इन तीनों को भी आपने जोड़ना है। देखें जरा, पहली बात तो ये है कि a क्रॉस b = किसके इक्वल है? अगर मैं इसको फ्लिप कर दूं स्टूडेंट्स, -a क्रॉस c लिख सकता हूँ ना? लिख सकता हूँ ना? तो -a जी क्रॉस सर। c थर्ड इक्वेशन से क्या आ जाएगा? ये -a क्रॉस c लिखा होगा ना, ये भी तो -a क्रॉस c है। तुमने क्या लिखा? हाँ, एक्चुअली -a क्रॉस c है तो माइनस इधर आ गया, तो ये हो जाएगा किसके इक्वल? c क्रॉस b के। सॉरी, -b क्रॉस c के। इसको उठा के इधर ले आए। वैसे यदि आप खुद करें तो आपको समझ आ जाएगा। मैं ये बताना चाह रहा हूँ a क्रॉस b + b क्रॉस c + c क्रॉस a, इसका सम जीरो, ये मैं बताना चाह रहा हूँ। समझ आई बात? जी सर। तो मैंने जब उस MCQs को देखा था ना, ये आप अपने बाद में कर लीजिएगा, प्लीज़ कर लीजिएगा। ये जो मैंने ट्रिक बताई है ना कि a + b + c = 0 रखें, तो 3 बार उसकी क्रॉस प्रोडक्ट लें, a के साथ, b के साथ, c के साथ, तो अगर आप ये वाला आप रिलेशन रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो और ये वाला रिलेशन कब रिड्यूस होगा? जब वो वेक्टर्स साइड्स फॉर्म कर रहे होंगे किसकी? किसी भी ट्रायंगल की। ओके, ये मैं बताना चाह रहा था कि ये ज़ीरो होता है। ठीक है, तो 27 छोड़ दें, 26 कहीं देखा MCQ कैसे हो? जैसे आप ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई करते हैं भाई, a क्रॉस a वो भी जीरो, b क्रॉस b वो भी जीरो। इमेजिन करें कि a मल्टीप्लाई हुआ b के साथ, ये देखें, इमेजिन करें कि a क्रॉस b माइंड में रखें, फिर जब -b क्रॉस a आएगा तो उसको भी हम लिख देंगे a क्रॉस b। और बेस्ट ऑप्शन कौन सी है? सी। ठीक है,
व्हाट इज द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हुज एडजेसेंट साइड्स आर दिस। तो पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है मंसूर, अगर दो वेक्टर साइड गिवन हो? हाँ मॉड ए क्रॉस मंसूर क्या होता है, ए क्रॉस बी लेते हैं, उसका मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, ये है एरिया ऑफ और अगर 2 पे डिवाइड करते तो ये बन जाता है एरिया ऑफ ट्रायंगल। जी। अब मैं एक 2 मिनट रेस्ट करता हूँ, मीन्स कि आपको टाइम दे रहा हूँ। आप 26 मैंने करवा दिया, आपको 25 भी करवा दिया, अभी बोला मैंने, देख लें ये लें। ट्वेंटी से लेकर 24 तक देख लें भाई जल्दी से। भाई इसमें और 21 और 22 MCQs करने वाले हैं, अजानें हो रही हैं, करें प्लीज बैठ के। कर लिया 21। अच्छा हम थे 25th MCQs पे ना, तो 25 तो हो जाएगा ना, पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड करना है। 24 बताएं, which of the following is a unit vector perpendicular to A cross A and B? A and B पे परपेंडिकुलर वेक्टर कौन सा होता है भाई? The B A option, cross A B. cross B हाँ, और अगर यूनिट divided by mod. अगर यूनिट की बात करें तो मैग्नीट्यूड से डिवाइड भी करेंगे। उसके बाद है 23 ऐसा एमसीक्यूज है जो हर जगह पे ट्रू होता है, ये तो सिर्फ वेक्टर्स के लिए नहीं है। पहली ऑप्शन है ट्रायंगल इनइक्वालिटी, और दूसरी और तीसरी भी ट्रू है, ठीक है, ये दोनों ही ट्रू हैं। all of these. a का मॉड माइनस b का मॉड लेस और इक्वल टू a प्लस b का मॉड, एंड a का मॉड माइनस b का मॉड लेस और इक्वल टू a प्लस b का मॉड, ऑल ऑफ दीज होगा। 22 और 21 मैंने उस दिन ग्रुप के अंदर सेंड किया था, किसी ने पूछा था एक आदमी ने कि अगर वेक्टर्स परपेंडिकुलर हो तो पहली बात है कि a और b ऑप्शन तो बहुत सिंपल है, a डॉट b भी 0 होता है और a और b के दरमियान एंगल 90 डिग्री होता है, और ये c ऑप्शन भी करेक्ट है। उस दिन करवाई थी ना मैंने वाइट उसके अंदर ग्रुप, जी सर। तो काइंडली 22 आंसर सॉल्व करें, मुझे बताएं कैसे करना है। ये वेक्टर कुछ भी नहीं है, इसको देख के खुश ना हो कि आपको वेक्टर आती है, और प्लीज जो मैंने आपको चैप्टर सेंड किया वो करना है आपने सारा, ठीक है। तो हमने बहुत हैवी चीजें पढ़ ली, ये तो कुछ भी नहीं है। असल में स्टूडेंट रिलाय करके जाते हैं इन पे, तो जो बंदा 2015 में इन पे रिलाय करके गया होगा वो तो गलत हो गया होगा। 17 में सारा कुछ यही आया था जो हम अभी कर रहे हैं,
लेकिन जो 15 वाला पेपर था वो सही स्टैंडर्ड का पेपर था वेक्टर। हमने कल उसके एमसीक्यूज किए थे, आपको पता चला था। वो आगे की बात कर रहा था कर्ल की, वो आगे की बात कर रहा था पोटेंशियल फंक्शन की, वो आगे की बात कर रहा था जिसमें रोटेशनल हो और वो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होता है और उस तरह की चीज़ें। एक्सपेक्टेशन हाई रखें ताकि आप 22वें का क्या आया मंसूर ऑप्शन और कार कैसे रही हो मुझे बताओ ज़रा। तो नहीं किया ये, नहीं समझा। क्यों नहीं आ रही? कॉपी पेंसिल ले, मुझे भी नहीं आ रही, कसम उठवाने को मैं तैयार हूँ। लेकिन आप लें, स्टार्ट कर लें, कुछ ना कुछ किया करें कि अगर a इज इक्वल टू b का मॉड है देन बिटवीन एंगल बिटवीन a एंड b, तो कोई बता सकता है क्या होगा जी? हम इसको c को कर लेते हैं, कोई कांस्टेंट को कर लेते हैं c। तो अब मैं कहता हूँ जी a माइनस b का मॉड का स्क्वायर किसके इक्वल होगा? सेम वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट। तो इसको मैं कैसे लिखूँगा? a डॉट a c का स्क्वायर b डॉट b प्लस c का स्क्वायर a डॉट b विच इज़ माइनस ab, तो ये माइनस 2a डॉट b विच इज़ अगेन c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a डॉट b क्या होगा भाई? a का मैग्नी a डॉट b कैसे निकालूंगा? अच्छा सॉरी, हाँ ये लेफ्ट साइड पे c स्क्वायर पुट कर दिया, a डॉट b निकाल रहा हूँ। a डॉट b निकालने शाबाश क्या आएगा? सर वो नजर नहीं आ रहा। क्यों नजर नहीं आ रहा? सबको नहीं, किसी को मुझे नहीं आ रहा? और फाइव बाई टू आएगा। हाँ छोटा सी मैंने शो किया हुआ है ना वो। अच्छा आप मोबाइल्स वाले हैं, ओ हो, ये तो फिर तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा होगा। आप ठीक है? जी सर। ये देखे ना मैं आपको ट्राइये मार रहा हूँ इसको 22वें एमसीक्यूज को। लॉजिक समझ आइए कि मैं जब उनके मैग्नीट्यूड इक्वल है ना तीनों के, तो मैंने c के इक्वल रख दी। c के इक्वल रख के मैंने a माइनस b का मॉड को स्क्वायर ओपन कर दिया। तो मॉड का स्क्वायर क्या होता है? सेम वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट। a डॉट a क्या होगा? a मॉड का स्क्वायर, और a मॉड किसके इक्वल है? c के। c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। आई होप ये आपको चीज़ें पिक हो रही होंगी। c से मैं काट दूँ, a डॉट b इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स a, क्या कह सकते हैं इसको? एनी आइडिया? किसी को आइडिया हो तो बताएं भाई। एनीवन प्लीज? आतिफ आर यू हियर? जी सर इधर। आतिफ यार ये देखो ना इसको, माशाल्लाह आप तो वेक्टर के बहुत बड़े शहंशाह हो इस्लामिक यूनिवर्सिटी। जी सर। मैंने कहा आप तो इस्लामिक यूनिवर्सिटी के बादशाह हैं ना वेक्टर के। कहता है जी कि a का मॉड, ये सवाल है, a का मॉड इज इक्वल टू b का मॉड इज इक्वल टू a माइनस b का मॉड। अगर ये ट्रू हो तो a और b के दरमियान एंगल बताएं। ए और बी के दरमियान एंगल बताना है। ये इधर एक मिनट रुको जरा, ये लो, ये एमसीक्यू नजर आ रहा है? 22 नजर आ रहा है? जी सर। इसको सॉल्व करो ना, कैसे करना? आप ऐसे किसी से नहीं हुआ? मारिया, सुमेरा, रोहीन, अक्सा, रेहा और बाकी सब ट्राइये तो मार रहे हैं ना, ये बिल्कुल ही बस पेन साइड पे रखा हुआ है और रिलाई कर रहे हैं एक दूसरे पे। इस तरह आपने ट्राइये मारनी है, इस तरह ये मैं कर रहा था, ये हो रहा है बट थोड़ा सा ना। आते सोचो इस पे प्लीज। अच्छा फिर मुझे समझ आ गई। जी सर। तो a का मैग्नीट्यूड
cos of theta between them. A का मैग्नीट्यूड c है, b का मैग्नीट्यूड भी c है, तो cos थीटा c स्क्वायर से कटा 1/2 टाइम cos थीटा, और cos इनवर्स ऑफ 1/2 क्या होता है पता है सबको? 60 होता है। क्लियर जी स्टूडेंट्स? चले तो नहीं गए कि इधर उधर कहीं? नहीं सर। ये देखे ना, मुझे माइंड में क्लिक कर गया ना, मैंने a डॉट b की डेफिनेशन लगा दी है, तो कोई और भी शॉर्ट ये गलत है, इसको छोड़ दें, ये फजूल है, लेकिन ये ठीक हो रहा है। सर 0 होगा। तो मेरी क्या गलती है? जी सर। मेरी गलती क्या है? मुझे आपने क्या निकाला? 5/3। मैंने कैसे निकाला? मैंने तो 5/3 निकाला। सर शायद सर देखिए इस तरह से निकालेंगे ना हम a माइनस बी का जो मॉड है ना इसका स्क्वायर ले लेंगे। एक ये मैं कर रहा हूँ आपके सामने, a माइनस बी के मॉड का स्क्वायर ले लूँगा। आप बताओ। ठीक है, ये a माइनस बी डॉट a माइनस बी बनेगा। एग्जैक्टली a माइनस बी डॉट a माइनस बी बनेगा। शाबाश। सर इसको जब करेंगे ना एक इक्वेशन बनेगी तो उसको सॉल्व करेंगे तो cos थीटा 1 आएगा, तो वहां से cos इनवर्स 1 अभी कर रहे हैं, जल्दी तो नहीं है, मुझे तो कोई जल्दी नहीं है, अभी करते जी सर। हैं। अब मैं कह रहा हूँ अभी करते हैं ना, आपके सामने करते हैं ना। जी सर सही है। प्लस b डॉट, आप बताओ क्या करूँ? सर ये a स्क्वायर बनेगा प्लस b स्क्वायर बनेगा माइनस 2 टाइम a डॉट b बनेगा। आप बताओ मैं क्या करूँ? सर a स्क्वायर b स्क्वायर को कुछ a b कुछ लिख लेना, क्योंकि ये दोनों इक्वल में होगा। क्या दोनों क्या आप बात सही कर रहे हैं, क्या लिखूं? सर इन तीनों की जगह ना ये जो लेफ्ट साइड पे a माइनस बी का है ना मॉड, इसको इन मैं तीनों की जगह कोई एक चूज कर लें, a b या इन वो तो ही ये मैंने c रखा हुआ था ना, गुड हो गया। चल ठीक है जी, a रख लेंगे, ये सर सारा कुछ ये रख लें। a स्क्वायर आ जाएगा लेकिन इसको आप a नहीं रख माइनस सकते। इसको आप 2a स्क्वायर cos थीटा आ जाएगा सर। हाँ तो सही बोल रहे थे ना। हाँ ठीक है, 2a स्क्वायर cos थीटा, ये यस देखना सर। a स्क्वायर से कटेगा, यस सर। a स्क्वायर उधर गया माइनस a स्क्वायर डिवाइडेड बाय माइनस 2a स्क्वायर। यस सर। तो ये देखो 1/2 ही तो आता है, 0 नहीं सर, सर कहीं भी मिस्टेक हुई है। हमारा ठीक है, आपकी अप्रोच ठीक थी, मुझे लग रहा है आपने इधर जी सर। प्लस माइनस में गलती कर दी है इधर। बाकी एग्री करते हैं? जी सर। चेक करें ना बुक में आंसर क्या है, बुक किसी के पास हार्ड फॉर्म में रखा करें ना भाई। अगर आप अभी तक शॉर्ट फॉर्म में कंजूसी कर रहे हैं ना, कोई फायदा नहीं होने वाला कंजूसी। बी बस बी ऑप्शन 21 भी हमने कर ली है, 20 भी कर ली है, 19 बताएं। 19 का सेम। देखें पहली बात तो ये है ना, जिन्होंने सी बोला है उनके लिए कि यस सर दोनों हो नहीं हो सकते आते, क्या हो गया? सर एक मिनट मैं बताता हूँ, ये लिखो MCQs, ये ले मॉड ही डला हुआ है मेरे भाई। यस सर ए नहीं होगा बी। ए नहीं हो सकता, अगर ए तब होता जब a क्रॉस b के ऊपर मॉड होता। यस सर। मैं कह रहा था कि a क्रॉस b क्या होता है, जिन्होंने गलत बोला उनके लिए लिखा हूँ a मैग्नीट्यूड b मैग्नीट्यूड साइन थीटा और साथ n कैप भी होता है। यू कैन नॉट फाइंड थीटा जब तक ये n कैप गायब ना हो। n कैप गायब करने का एक ही मेथड है कि आप दोनों साइड पे क्या ले लें, मॉड ले लें। ये तो सारी स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर के ऊपर मॉड आएगा, ये क्या हो जाएगा बच्चों, मान हो जाएगा ना? प्लीज जी सर। जी सर। जी सर। तो ये हो जाना, इसका साइन इनवर्स ले लें। तो देखें ना, ये है, क्या पता उसने मिस प्रिंटिंग कर दी हो, बट मॉड लाजमी है एंगल के लिए। अगर क्रॉस प्रोडक्ट से एंगल निकालना है तो यू हैव टू अप्लाई मॉड ऑन बोथ साइड्स। ये है, और अगर डॉट लिखा हुआ तो वो देख लें आप। की से तो नहीं आंसर बता रहे, नो। बी ऑप्शन क्या पता, मैं दिखा देता हूँ। मुझे लग रहा है 19 का सी ही होगा बुक में,
क्योंकि वो मैं उसकी अप्रोच समझ लूँ, उसकी अप्रोच क्या 19 का बी है, वो मिस प्रिंटिंग नहीं है, वो सही कह रहा है, बिल्कुल ही बुक को फजूल ना समझे, वो जानबूझ के मॉड नहीं डाल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। जल्दी से बताएं 18 में क्या होगा, अगर पैरेलल हो तो क्या होते हैं, दो वेक्टर्स पैरेलल हों तो इमेजिन करें कि जब क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो उनकी दो रोज रिपीट नहीं हो जाएंगी, या एक रो दूसरे का स्केलर मल्टीपल हो तो डिटर्मिनेंट का आंसर क्या होता है, लीनियर अलजेब्रा में हम यही तो पढ़ते हैं कि लीनियर अलजेब्रा में यही पढ़ते हैं, अगर एक रो पूरी जीरो हो जाए ना तो इसका मतलब ये होता है कि एक रो दूसरे का लीनियर कम्बिनेशन है, तो जब एक रो दूसरे का लीनियर कम्बिनेशन है तो इट्स मीन के वो जो वेक्टर्स हैं वो लीनियरली डिपेंडेंट है। मैं उसकी बात कर रहा हूँ एल ए की, उस दिन मैंने क्लास में भी कहा था, मैंने कहा था अगर आपने वेक्टर चेक करने हैं ना कि वेक्टर लीनियरली इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है, और आपका मैट्रिक्स अगर 3x3 का बनता है, 4x4 का बनता है, 2x2 का बनता है, तो you don't need to find scalars a and b, you just put that vectors into the 3x3 determinant and solve that determinant। अगर डिटर्मिनेंट 0 आता है तो आप सिंपल क्या कहेंगे कि वो जो वेक्टर्स हैं वो लीनियरली डिपेंडेंट है। बात समझ आई या नहीं आई? तो वेक्टर्स, टू वेक्टर्स a and b are parallel if and only their cross product is 0। बी ऑप्शन करेक्ट है जी। which of the following is a vector quantity? जल्दी से बताएं कौन सी वेक्टर क्वांटिटी है इसमें से? ए क्रॉस बी। वैसे एक बात बताऊं, ये दोनों बी और डी दोनों वेक्टर क्वांटिटीज हैं, ठीक है। ए क्रॉस ए भी तो जीरो वेक्टर ही आएगा ना जी। ठीक है, ए क्रॉस ए भी तो जीरो वेक्टर ही आएगा, लिहाजा ये गलत है, बट आपको पता होना चाहिए। which of the following statement is true for vectors a and b? जल्दी से बताएं। सी ऑप्शन के बारे में क्या ख्याल है? सी ऑप्शन क्या कह रही है कि जो ए डॉट ए है वो ग्रेटर देन 0 होता है, क्या मतलब इसका मतलब समझाएं जरा। सर स्क्वायर है ना? एग्जैक्टली, मैग्नीट्यूड होता है ना वो, ए यस स्क्वायर सर। ए स्क्वायर बनता है तो वो पॉजिटिव ही होता है, नॉन नेगेटिव होता है। तो आई थिंक सारी ट्रू है। 15 बताएं। द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज 0 देन द वेक्टर्स आर, हरी अप हरी अप हरी अप, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। 14 पढ़े हुआ वेक्टर मेक्स एन एंगल ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड द एक्स एक्सिस देन इट्स डायरेक्शन कोसाइन्स आर। बहुत अच्छी बात उसने की है कि अगर if a vector makes an angle of equal magnitude with 3 axes, तो आई थिंक इसका 60 एंगल होता है, और cos 60 क्या होता है? cos 60 तो 1/2 होता है। 1/2 होता है, बिल्कुल ठीक बात आपने की है। तो अभी मैं दोबारा पढ़ाऊँ क्या? एफएससी की बात है वैसे। मैंने बताया था कि आपको कि डायरेक्शन एंगल और डायरेक्शन को साइंस के बारे में ना मैं बताई थी ये चीज़ आपको कि अगर वेक्टर हो एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ये वेक्टर हो, ठीक है ना। इसके मैग्नीट्यूड को पहली बात है हम आर से लिखेंगे, ठीक है। और फिर मैंने बताया था अगर आप एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस की बात करते हैं, एक्स वाई जेड, और ये एक वेक्टर ये आर है, आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये स्पेस के अंदर है, तो इसके 3 एंगल्स बनेंगे ना। ये अल्फ़ा होगा, ये क्या होगा जी बीटा होगा, और वो क्या होगा गैमा होगा। फिर मैंने आपको बताया था कि कॉस अल्फ़ा किसके इक्वल होता है? एक्स ओवर आर। हाँ, कॉस बीटा किसके इक्वल होता है? कॉमन सेंस वाई ओवर आर। वाई ओवर आर। और कॉस गैमा किसके इक्वल होता है? सी ओवर आर। ठीक है। तो मैंने कहा था जी कि नंबर 4 मैंने कहा था कि अल्फा बीटा गैमा आर व्हाट, क्या कहते हैं? डायरेक्शन कोसाइन। एंगल, डायरेक्शन एंगल्स। डायरेक्शन एंगल्स कहते हैं, ठीक है। और डायरेक्शन को साइंस कहते हैं कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गैमा को। कॉस ऑफ अल्फा कॉस ऑफ बीटा कॉस ऑफ गैमा, इन्हें कहते हैं डायरेक्शन कोसाइंस, ठीक है ना। खुद कॉमन सेंस यूज करें, कोसाइंस की बात हो रही है तो इस क्वांटिटी को हम कहते हैं डायरेक्शन कोसाइन, इसको भी कहते हैं डायरेक्शन कोसाइन, इसको भी कहते हैं डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है। आर कॉल्ड आर डायरेक्शन। ये बार बार बताने का मकसद यही होता है कि आपको याद हो जाए। क्लियर है बात? तो दोबारा एमसीक्यूज पे आते हैं।
और फिर मैंने आपको एक और चीज़ भी बताई थी, कोई बता सकता है क्या बताई थी? कि कॉस स्क्वायर अल्फा, बोलें क्या बताई थी? कॉस प्लस कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस प्लस कॉस स्क्वायर कॉस बीटा स्क्वायर बीटा प्लस कॉस प्लस कॉस स्क्वायर स्क्वायर गैमा इज इक्वल टू इक्वल्स 1। टू ठीक है, तो अब हम आते हैं क्वेश्चन के ऊपर और थोड़ा सा आप मेरा साथ देंगे। कहता है इफ अ वेक्टर मेक्स एन एंगल ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, इक्वल एंगल हो विद 3 एक्सिस, विद देयर एक्सिस नहीं, विद 3 एक्सिस लिखा हुआ है, देन इट्स डायरेक्शन कोसाइन्स आर। ठीक है बच्चों, मतलब कि एंगल पुट करने के बाद वो पहली बात हुई है, इसमें से कौन सी ऑप्शन फौरन डिलीट हो जाएगी? सी सर। सी, वो तो डायरेक्शन कोसाइंस पूछा, डायरेक्शन एंगल तो पूछ ही नहीं रहा, ये तो एंगल दिए हुए हैं। सी तो आप दफा करें ना। ठीक है, अब आप ए बी डी में से सोचें, तो पहली बात तो ये है जब आप डायरेक्शन एंगल्स इक्वल जो हैं वो इक्वल लेंगे, एंगल इक्वल, अब कितनी पॉसिबिलिटीज बनती हैं देखें जरा, तो स्लो हो जाता है, जल्दी बताएं। 30 इसको सेटिस्फाई करता है क्या? नहीं सर। cos ऑफ 30 का स्क्वायर प्लस cos ऑफ 30 का स्क्वायर प्लस cos ऑफ 30 का स्क्वायर, इसको आई थिंक नहीं करेगा, नहीं करेगा ना। ये बनता है cos 30 नहीं होता है करता। √3/2 का स्क्वायर, हो जाएगा 3/4 प्लस 3/4 प्लस 3/4। ये तो 1 सेटिस्फाई नहीं कर रहा, ये तो ऊपर बन रहा है 9 बन रहा है, तो ये 9/4 बन रहा है, लिहाजा 30 तो नहीं हो सकता। तो 40 40 40 45 45 45 करें, क्या होता है 1/√2 प्लस 1/, तो सॉरी ये भी नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा? 3 और प्लस 3 और 2 3/2 आ जाएगा ना। सॉरी सही कह रहे हैं आप। 60 60 60 रखें जरा, सर ये कर लेगा 1/4 क्या मतलब 1 ये गलत, वो भी निकाल। ये भी नहीं करेगा। सॉरी दर्द करना शुरू हो गया। अच्छा आप इसका ये करें, आई थिंक मैं इसको ना गलत समझ रहा हूँ, कोई गाइड कर सकता है प्लीज़ बताएं ना, कुछ आप बोला भी कह रहे हैं ना साथ के सर यूँ कर रहे हैं, मैंने कौन सा आपको कुछ कहना है? ओ माय गॉड, मुझे भी समझ आई है बात, मुझे भी बात समझ आई है। आप ए बी डी में से ना, अब ये मेरी बात सुनिए, ये 1/√2 क्या पढ़ा हुआ है? ये cos अल्फा पढ़ा हुआ है, ये cos बीटा पढ़ा हुआ है, ये cos गैमा पढ़ा हुआ है, फिर इसी तरह बी में भी cos अल्फा cos बीटा cos गैमा पढ़ा हुआ है। तो आप इन तीनों ऑप्शन में से चेक कर लें कि cos के प्लस साइंस के प्लस cos के प्लस cos के प्लस cos के 1 कौन सा देगा? सर बी ऑप्शन बी देगा। ऑप्शन देगा ना, बी ऑप्शन सर बी ऑप्शन, बी इंशाल्लाह ऑप्शन बी ही ठीक होगा, चेक कर लें बेशक बुक के अंदर बी ही ठीक होगा। ठीक है, तो ये भी देख लें। अभी देखिए ये इस फार्मूले ने हेल्प की है, जिसको ये फार्मूला ही ना आता होगा वो तो बड़ा ज़्यादा उसका हो जाएगा ना, ये वाला इसको फार्मूला नहीं आता होगा, cos के प्लस cos के प्लस cos के। जल्दी से बताएं, क्लास इंशाल्लाह 9 बजे तक जाएगी आज। ठीक है रोहिन, सॉरी लेकिन आज मैंने वो कर्वी लिनियर पढ़ाना है, ठीक है ना, आई होप आप मैनेज कर लेंगे आज के लिए। इफ़ अ वेक्टर मेक्स एन एंगल 45 डिग्री विद द x एक्सिस एंड 30 डिग्री विद y एक्सिस, देन इट्स एंगल विद द z एक्सिस विल बी। बताएं कैसे फाइंड करना है, उसी एंगल से फाइंड करना है, उसी फार्मूले से। अब देखें अल्फा दिया हुआ उसने 45, बीटा उसने दिया हुआ 30, गामा उसने फाइंड करना है, तो किससे फाइंड होगा बच्चों? प्लीज़ मेरी हेल्प करें, इस ये फार्मूला लगाएं, cos के प्लस cos के प्लस cos के 1 इज इक्वल टू, तो इसको करें जल्दी से, मैं वेट कर रहा हूँ आपकी। 105 ही होगा। ये कैसे कह रहे हैं? नहीं अच्छा वो ट्रिक तो नहीं कह रहे कि इनका सम 180 होगा, वो इधर नहीं लगती, समझ आ गया, वो ट्रायंगल में। वो ट्रायंगल में लगती है। वैसे मुझे भी आपने सोचने पे एक बार मजबूर किया है वैसे मंसूर भाई, मुझे सोचने दें कि अगर स्पेस में वेक्टर पड़ा हो तो उसका आई थिंक नहीं होता 180, बढ़ जाएगा 90 90 90। करें भाई इसको, मैंने जो बताई है तरीका।
सर ये 45 है। 45 ओ तो सॉरी, है ही नहीं, ये ठीक है। 45 तो है ही नहीं, जल्दी करें। अभी भी अगर कोई बुक के एमसीक्यूज नहीं करता, हालांकि ये मैंने तीसरा सब्जेक्ट पढ़ाने लगूँ और मैंने पहली बार एमसीक्यू सॉल्व करवा रहा हूँ। आसिम सब करवाते हैं, मैं नहीं करवाता। मैं आप पे रिलाई करता हूँ, मुझे भरोसा है कि आप लोग करते हो, लेकिन आज मुझे क्लास में फील हुआ रीजनल एनालिसिस कि आप लोग काम नहीं करते, तो लिहाजा मैंने डिसाइड किया कि आइंदा मैंने एमसीक्यूज आपको सामने करवाने हैं। तो लेकिन अभी भी जो नहीं कर रहा ना, उसका मैं नहीं कुछ कह सकता। क्या कोई बताए क्या है? सर क्या है? सर 60 डिग्री। हेलो जी, एक 60 कह रहे हैं, 90 कह रहे हैं, तो इसको मुझे लग रहा है खुद ही देखना पड़ेगा। तो सबसे पहली बात तो ये है कि cos 45 का स्क्वायर होता है 1/2। उसके बाद cos 60 था तो वो होता है cos 60। cos 60 क्या होता है? ये 3/4 आ जाएगा। 60 है 30 है। सर 30 डिग्री दिया हुआ है। सो सॉरी 30 है तो √3/2 प्लस तो 3/4 आ जाएगा ना, 3/4 प्लस पहले भी 1 होगा ना, प्लस ये रूट के नीचे नेगेटिव आ रहा है। एक मिनट रुकें तो सही, ये होता है देखते भाई हैं, अंदर। एक मिनट देखते हैं, एक मिनट देखते हैं। तो cos स्क्वायर ऑफ गामा इज इक्वल टू, ये कितना बनता है यार आप ये? -1/4। पक्की बात है? -1/4 अच्छा, तो उधर जाके ऐड हो जाएगा? नहीं सर, सब्ट्रैक्ट होगा, नहीं मतलब मतलब, टोटल जो आंसर अच्छा बनेगा टोटल -1/4 बनेगा। -1/4 है, ये कह रही है। जी सर, सर यही आ रहा है। तो इसका ये तो आयोटा नहीं आ गया, यस सर। ये क्या कह रहे हैं यार, आप परेशान कर दिया सर आपने। मेरा भी यही आया है। चेक करते हैं एक मिनट, सबर करें। तो सर अभी एमसीक्यू में इसमें डायरेक्शनल एंगल तो नहीं बोला सर। वैसे आपकी बात भी ठीक है, एक मिनट रुकें जरा, मैं वो चेक कर रहा हूँ। हाँ ये तो, हाँ ये 1 से बड़ी क्वांटिटी है ना, तो 1 में से बड़ी क्वांटिटी माइनस होगी 5 और नेगेटिव माइनस, सही कह रहे हैं। दोबारा पढ़ लेते। इफ अ वेक्टर मेक्स एन एंगल 45 डिग्री विद एक्स एक्सिस, 30 डिग्री विद वाई एक्सिस, then its angle with the z axis will be ऑप्शन बता सकता है कोई? प्रिंटेड बुक है किसी के पास? सर ये 60 होगा। ऑप्शन क्या है सर भाई? उसका सही ऑप्शन लगा हुआ है। सी ऑप्शन लगा हुआ है बुक में। अच्छा, फिर ये इसी तरीके से लेके आते हैं इंशाल्लाह, cos इनवर्स ऑफ 1/√6। आदत कैसे करेंगे, प्लीज गाइड करें। कैसे करेंगे भाई? पता है क्या बात है कि एक काम करते हैं आतिफ, पता है करते हैं, पता है करते हैं, हम ये करते हैं, हम उसका आंसर चेक कर लेते हैं। उसका आंसर हम ऐसे चेक करेंगे कि 1/2 प्लस 3/4 प्लस 1/√6। इसका तो आंसर ही 1 नहीं आता, पहली बात तो ये है। जी भाई मेरी बात समझ आई है? जी सर। मैं भी यही कर, अब इसमें से आंसर लेकिन उठाएं। सर कॉज इनवर्स है ना आप। आतिफ एक मिनट रुकिए ना, मेरी बात समझिए इस बात को, मैं आपको एग्जैक्ट आंसर भी बताता हूँ कि एक तो पहली बात तो ये थी कि इसका आंसर क्या बनता है, इसका आंसर बनता है 4 5/4। अब प्लस इज इक्वल टू 1। अब मुझे बताओ यहाँ मैं क्या रखूँ कॉस के अंदर कि ये किसी तरीके से इक्वेशन इक्वेट हो जाए। तो चलिए ऐसे कर लेंगे, इज इक्वल टू 1 - 5/4, तो
तो ये कितना बनता है -1/4। तो cos -4 एंगल हो गया। -1/4 ये गलत है, ठीक है। मतलब कि cos के अंदर ऐसा कोई भी एंगल नहीं है जो कि -1/4 आंसर देगा। 105 चेक करो जरा एक मिनट, क्या पता -4 सही हो। चेक करो ना जल्दी से, मैं भी कर लेता हूँ। सर cos 105 है। वो -4 यही दे रहा है, -1/4। मेरे पास नहीं दे रहा। फ्रैक्शन आपने कैसे प्रेस किया है? सर मैंने कैलकुलेटर से चेक किया है। मैंने, अच्छा हाँ चले। तो मेरी बात आप सबको समझ आ गई है भाई? स्टूडेंट्स मेरी बात समझ आ गई है? मैंने नहीं सर समझा। यस सर। जी सर। ऑप्शंस मैंने चेक किए हैं। डेफिनेटली इस एमसीक्यू में कोई डामाडोल है काम, लेकिन मेरी अब अप्रोच चेक करें। अप्रोच ये थी कि वो प्रॉब्लम सी ऑप्शन, एटलीस्ट सी तो नहीं है। तो मैंने आंसर चेक कर लिए। मैंने देखा कि यार कौन सी इक्वेशन 1 इक्वेट कर 1 दे देती है, मतलब कौन सा एंगल ऐसा है जो मैं पुट करूँ तो 1 आएगा। ये मेरा सवाल है आपसे। तो 105 दे रहा था, लिहाजा इसको छोड़ ही दें इस चीज़ को, ठीक है। एमसीक्यू छोड़ दें। टेक्निक मेरे माइंड में याद रखिए, कभी कभी ऑप्शन भी चेक करनी पड़ जाती है। ये देखें एफएससी वाला सवाल है, ये कौन करे? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डायरेक्शन एंगल ऑफ, इसको याद ही कर लें। आई थिंक ये 245 और 160 वाला होता है, क्या कहते हैं आतिफ? पढ़ाते हैं जैसा दो जैसा 245 और 160 वाला जो होता है वो डायरेक्शन एंगल होता है। अगर आपको चेक करने में कर लीजिएगा। द डायरेक्शन को साइंस ऑफ जेड एक्सिस, ये बड़ी फिट एमसीक्यूज थे ये तीनों 9, 10, 11। आप देखिए जेड एक्सिस की 0, बात 1, हो रही है 0 तो अल्फा बीटा क्या होगा मंसूर वहाँ पे? 0 अस्तगफिरुल्लाह, क्या हो गया? मेरी बात सुने, अल्फा बीटा क्या होगा भाई जेड एक्सिस का? मैं एक्स वाई की बात नहीं कर रहा। जीरो कैसे हो सकता है बच्चों? ऐसे जीरो नहीं होगा ना मंसूर, देखे तो सही ना। ये जेड एक्सिस है ना, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। एक वेक्टर ये है, इधर सारे गौर करें जरा, ये आर वेक्टर है, ये एंगल अल्फा है, ये एंगल बीटा है। इसको उठा के इसको इधर ले जेड एक्सिस के ऊपर, तो एंगल ये अल्फा कितना बन जाएगा? 90 सर। 90। बीटा कितना बन चुका होगा? 90। और अल्फा भी 90, बीटा भी 90, और गैमा गामा 0। 0। तो आप खुद सोच लें कि क्या होगा। क्या कह रहा था? डायरेक्शन क्या कह रहा था? डायरेक्शन कोसाइंस कह रहा था। जस्ट टेक The कॉज, cos जस्ट टेक कॉज ऑन बोथ साइड। कॉज 90 0 होता है, इसका भी 0, इसका भी 0, इसका 1, तो 0 0 1। एग्री? जी जी सर। इसी तरह 9 और 10 का थोड़ा माइंड के अंदर सोचिए। शाबाश। आप पता है क्या, आप गलत नहीं कह रहे थे, मुझे पता चल गया था कि आप क्या कह रहे हैं मंसूर। आप ना वो क्या हम कहते हैं पॉइंट जब निकाल रहे होते हैं तो जेड एक्सिस पे एक्स और वाई 0 होता है, तो आपने वो समझ लिया था। समझ आई बात? जी सर समझ आ गई समझ। हाँ हाँ ठीक है। 9 10 बताएं भाई कौन कौन सा होगा? 0 0 1 है तो उसका 0 1 0 होगा, और फिर देन 1 1 0 0 होगा। 10 का बी होगा और 9 का ए होगा। क्या ख्याल है? कॉमन सेंस की बात है। जी सर। जी सर। यस सर। उसके बाद है भाई ये 8 ऑप्शन। ए होगा। अल्लाह के बंदों पढ़ नॉट ट्रू है। नॉट ट्रू। साजिद क्लास में टाइम पे आया करें, आप मैसेज कर रहे होते हैं बाद में। अच्छा ये था। आप मुझे बताएं इसमें से कौन सा नॉट ट्रू है? आतिफ आपकी हेल्प चाहिए होगी, ये एफएससी का न्यूमेरिकल है शायद। मुझे लग रहा है डी होगा। 8 का ऑप्शन कोई बताए जरा। एट का ऑप्शन बताएं।
सर बुक में सी लगा हुआ। हाँ, डी और ए तो डी और बी तो इक्वल ही हैं। डी और बी एक ही चीज़ है। बोला कैसे कि साइन स्केल बीटा को अगर आप लिखें ना 1 माइनस कॉस स्केल बीटा, तो वो तो वही बनता है ना। जी बी और डी एक ही बात है। अच्छा मेरी बात सुने कि ये पहली बात है ये बने कैसे हैं। आप ए ऑप्शन, पहली बात है ट्रू कौन सा मंसूर भाई, ए ट्रू है ना साजिद साहब। जी सर। ए के अंदर आप cos स्क्वायर अल्फा को रखें 1 माइनस sin स्क्वायर अल्फा, cos स्क्वायर बीटा को रखें 1 माइनस sin स्क्वायर बीटा, cos स्क्वायर गामा को रखें 1 माइनस sin स्क्वायर गामा। आप इमेजिन करेंगे कि 3 जब वहां जाके सब्ट्रैक्ट होगा, नहीं जब 2 इधर नहीं, कॉस वाले उधर चले जाएंगे ना, 2 इधर आ जाएगा, 3 माइनस 1 हो जाएगा और वो बाकी सारे नेगेटिव वाले उधर जाके पॉजिटिव हो जाएंगे। तो क्या बनेगा 1 प्लस 1 प्लस 1 माइनस कॉमन ले लेंगे उधर चला जाएगा 3। हाँ तो यही आ रहा है ना, बी ऑप्शन 1 से बन जाता है बच्चों, बड़ी सीधी सी बात है। बन जी सर। और डी बी से बन जाता है। क्या ख्याल है सी की जी सर। जी सर। वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड फाइंड इन द डायरेक्शन ऑफ, ये ऐसे ना ये हम बच्चों को फंसाते होते थे ये 7 एमसीक्यूज में ना। देखें जी स्टार्ट आई थिंक मैंने यहीं से लिया था, स्टार्ट मैंने यहाँ से लिया था लेक्चर की। मैंने कहा था जब अगर आपको वेक्टर फाइंड करना हो, मैं एक वेक्टर देता हूँ i प्लस 2j प्लस 3, मैं कहता हूँ इसी की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर फाइंड करो। उसका आंसर क्या आता है a ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ। ये कौन सा वेक्टर है, ऐसा यूनिट वेक्टर है जो कि इसकी डायरेक्शन में है। क्लियर? जी सर। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, ठीक है, अब मैं कहता हूँ कि ये तो वो वेक्टर है जो इसकी डायरेक्शन में है, इसकी डायरेक्शन में है और इसका मैग्नीट्यूड क्या है बच्चों 1 है। तो अगर मुझे ऐसा वेक्टर चाहिए हो जो हो इसी डायरेक्शन में लेकिन उसका मैग्नीट्यूड कुछ और हो, लाइक मैं कहता हूँ 5 हो, तो यू जस्ट मल्टीप्लाई विद 5। अब ये कौन सा वेक्टर है बच्चों, इसकी मुझे जरा बताएं पूरी ट्रांसलेशन, ये कौन सा वेक्टर है? बताएं ना, इसकी क्या मतलब, मैं से कैसे प्रोनाउंस करूंगा? A vector having magnitude 5 in the direction of गिवन वेक्टर है। yes। तो ये क्या बनता है, a कैप into 5 बनता है। देख कौन सा आएगा? अच्छा सैमन का एग्जैक्ट ऑप्शन मुझे बताएं जरा। सी ऑप्शन है सर। नहीं ए भी ठीक है सर बुक में तो सी लगा हुआ। सी लगा हुआ है ना, नहीं सी नहीं लगना चाहिए, बस ए फिर क्यों गलत है? मुझे नहीं लग रहा है वो ए क्यों गलत कर रहा है। आई थिंक उसने ए के ऊपर बार डाला होगा कैप की जगह। ए और सी एक ही चीजें हैं ना, मेरी बात आपको शायद समझ ही नहीं आ रही। जी सर आ गया। ए और सी जी सर ए ए और सी एक ही हैं, लिहाजा या तो एक जो 5 जो ए ऑप्शन है ना उसमें एक कैप की जगह एक बार डाला होगा तभी वो उसको सी करेक्ट मान रहा है। तो जल्दी से देखें भाई 6 अ वेक्टर whose initial position is at origin is known as पोजीशन वेक्टर। पोजीशन, यही तो पढ़ाते रहते हैं बच्चों को हम। अ वेक्टर whose position is not fixed in the space is ये तो मैंने प्लीज बताएं इसका क्या होता है, इसकी पोजीशन फिक्स नहीं होती। बुक से भी देख के बताएं इसका आंसर। हरी अप हरी अप हरी अप। फ्री वेक्टर है। फ्री वेक्टर है, बुक वाला कह रहा है। जी सर। ठीक है 4 सर बी बी ऑप्शन लगा हुआ है 6 का। ठीक है ठीक है 6 का बी लगा हुआ है तो 6 का बी बनता है ना। ओरिजिन जिस वेक्टर 5 की बात कर रहे हैं। अच्छा 5 भी फ्री वेक्टर है, ठीक है। अब 4 पे आए, जब एक वेक्टर दूसरे का स्केलर मल्टीपल हो तो क्या होता है, क्या रिलेशन होता है उनमें? पैरेलल
पैरेलल तो कोलिनियर भी नहीं होते अलोंग द सेम लाइन। वैसे मैं तो डाउट हो गया, जल्दी से इसका आंसर बताएं जरा बुक से। सर डी ऑप्शन। डी ऑप्शन दिया गया। असल में ना ये थोड़ा सा गलत कर गया बंदा। जब वेक्टर्स पैरेलल होते हैं तो फिर वो ज़रूरी नहीं है कोलिनियर हो, लेकिन कोलिनियर पैरेलल होते हैं ना। कोलिनियर क्या होते हैं, एक ही लाइन के ऊपर हों। तो जब कोलिनियर होते हैं तो पैरेलल होते हैं, जब पैरेलल होते हैं तो ज़रूरी नहीं है कोलिनियर हो। आपको पता है ना, जस्ट इमेजिन कर ले दो वेक्टर्स पैरेलल दूर दूर, जब दूर दूर होंगे तो वो एक लाइन पे नहीं होंगे ना, कोलिनियर तो नहीं होंगे वो। आपको एक कॉन्सेप्ट याद है कि ऐसे वेक्टर्स पैरेलल होते थे तो हम दूसरे को भी उसके ऊपर कंसिडर कर लेते हैं। जब दोनों पैरेलल हैं तो हम कहते हैं जी कि अगर मैं ए को भी ना बी के ऊपर वो कर सकता हूँ, कंसिडर कर सकता हूँ। एक रूल था इसका, मैकेनिक्स में पढ़ोगे आप। आतिफ नॉट रिस्पॉन्डिंग। तो मेरी प्रेफरेंस तो खैर पैरेलल वेक्टर थी, बट कोलिनियर एक ही लाइन पे पैरेलल वेक्टर्स को कोलिनियर किया जा सकता है। और असल में ना मैं सी और बी में फंसा हूँ, क्योंकि कोलिनियर का और अलोंग द सेम लाइन ये एक ही बात नहीं है। नहीं, अलोंग द सेम लाइन और पैरेलल एक ही बात है। मींस के अच्छा देखिए ना, ये दोनों एक ही मतलब फॉर एग्जांपल लाइन ये एल है, तो दोनों एक ही लाइन की तरफ है ना, पैरेलल भी हैं, अलोंग द सेम लाइन भी है, लेकिन कोलिनियर तो नहीं है ना, दूर दूर है। तो इसको हम मान लेते हैं कि ये डी ऑप्शन ऑल ऑफ दीज ही है। ठीक है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर हैज मैग्नीट्यूड 1? जल्दी से बताएं। यूनिट वेक्टर टू वेक्टर्स एंड व्हिच ऑफ द इज ट्रू? ये सारा ही है। सारे ही होते हैं, मॉड के अंदर चेंज कर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी? आपको पता है स्पीड होता है कांस्टेंट, स्पीड स्केलर होती है, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, ये वेक्टर क्वांटिटीज है। स्पीड जो होती है स्केलर है ना। तो हमने लास्ट एमसीक्यू छोड़ा हुआ है जो कि आपका होमवर्क है, ठीक है। वो कुछ प्रॉपर्टीज लग रही थी, मैंने इसलिए छोड़ दी। ऐसे को बता सकता है तो बैलेंस गुड ये लें, कर्ल ऑफ फाई ऑफ ग्रेड ऑफ साई प्लस कर्ल ऑफ, इसका तो आंसर 0 नहीं आएगा जी एक का। ये मुझे प्रॉपर्टी याद आ गई है कि ये दो फंक्शंस हों और एक कर्ल देन दूसरे की ग्रेडियंट देन ये 0 होता है। बता सकता है कोई प्लीज बुक में से वो उसकी या इसका आंसर देके बता सकता है? सर डी ऑप्शन ही लगा हुआ है। हाँ, डी है, 0 होता है ना। फाई साई साई फाई हो तो इसका आंसर 0 होता है। ठीक है सर ये जो थी दो आइडेंटिटीज थी, ये वो तो नहीं है ग्रीन्स थ्योरम की? हाँ, वो जो नहीं नहीं, ये कर्ल के अंदर प्रॉपर्टीज थी। ये कर्ल की जो थी ना उसके अंदर आप देखिएगा ये आपको मिल जाएंगी। ये मैंने आपको सेंड किया था ना इसकी पिक्चरें, डाइवर्जेंस ग्रेडेड वाले के मैंने मटेरियल सेंड किया आपको। तो थोड़ा सा फ्रेश हो, हम 20 मिनट 8:40 हो गए हैं, बस एक 2 मिनट में ना हम दोबारा स्टार्ट करते हैं, या क्या कहते हैं? कल करें, क्या करें? कल कर लेंगे, अब काफी हो सर कल करो। कल करें भाई। सर थोड़ा सा स्टार्ट जी। करवा दें। थोड़ा सा स्टार्ट करवा देते हैं। मैंने आपको नोट सेंड किए, कल भी ले लें कोऑर्डिनेट्स से ना। थोड़ा सा आपने जरा चुकने होने सारे, मैं थोड़ा तेज बोलूँगा तो फिर वो मंसूर आपने क्लास छोड़ दी है?
ये है जी हमारा नया चैप्टर कर्वी लीनियर कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। तो ये होता क्या है, ये अभी आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। आपको नजर आ रही है बुक कर्वी लीनियर कोऑर्डिनेट्स? जी सर। कॉन्सेप्ट ये जी। कॉन्सेप्ट ये कहता है यार आप आई जे के लेते हो यूनिट वेक्टर, ठीक है ना। कहता है जरूरी नहीं होता कि आप यही लें, आप इनके अलावा कुछ और भी ले सकते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को वो जनरलाइज करेगा ना, क्योंकि आई जे के कौन से स्पेसिफिक वेक्टर्स होते हैं, ऐसे वेक्टर्स होते हैं जो आई एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जे एक्सिस के अलोंग होते हैं ना, ऐसी बात है ना। तो खुद सोचेंगे तो हमने कॉन्सेप्ट बनाया हुआ है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस, कुछ ऐसे एक्सिस भी तो हो सकते हैं जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस के अलोंग हो ही ना। जैसे आप इमेजिन माइंड में कर लें कि जो आपकी स्पेस जो एक्स एक्सिस है उसको थोड़ा रोटेट कर लें, वाई एक्सिस थोड़ा रोटेट कर लें, जेड थोड़ा रोटेट कर लें, तो वो जस्ट एक नेम वो बन जाएगी और उसको आप एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस नहीं कह सकते। इन सब रोटेशन भी पढ़ेंगे एफएससी। तो स्टूडेंट ये देखिए लेट द रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड ऑफ एनी पॉइंट बी एक्सप्रेस्ड एज फंक्शंस ऑफ u1 u2 u3। स्टूडेंट्स आप जब भी वो सर्कल की पैरामीट्रिक इक्वेशन देखते हैं x a cos थीटा y b sin थीटा, क्लियर है ना। इसी तरह इलिप्स लिखते हैं, हाइपरबोला भी लिखते हैं, तो वो होता क्या है आप एक्स वाई को ट्रांसफॉर्म कर देते हैं किसमें, उस किसमें थीटा में, क्लियर है। तो थीटा जो होता है ना वो u1 का रोल देखा रहा होता है। तो आप उसी को माइंड में रखते हुए ये इक्वेशंस याद रखेंगे, याद रहेगी। एक्स वाई जेड ट्रांसफॉर्म हो गया u1 u2 u3 के अंदर, ठीक है। x इज अ फंक्शन ऑफ u1 u2 u3, y is a function of u1 u2 u3 and z is a function of u1 u2 u3. Clear students? Clear? जी सर। कहता है इसी को रिवर्स करें तो u1 u2 u3 इधर आ जाता है x y z और ये हो जाता है, ठीक है। थोड़ा शोर किया अपने क्लास के अंदर, ठीक है ना, कि ये सर समझ आ कि ये कैसे होगा वो कैसे होगा। तो कहता है जी कि जो u1 u2 u3 है ना, इन्हें कहते हैं कर्वी लीनियर कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। जी। कहता है आपके सामने दो सेट बने हुए हैं, एक सेट आपका बना हुआ है स्टूडेंट ये, दूसरा आपका बना हुआ है ये नीचे वाला। कहता है इनको कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ कोऑर्डिनेट्स। जैसे वो आप एक्स और वाई को ट्रांसफॉर्म नहीं कर देते आर और थीटा में, नहीं आप बच्चों पोलर कोऑर्डिनेट्स का। जी सर करते हैं। ये जनरल कॉन्सेप्ट है। इधर आर को वो कह रहा है u1, थीटा को वो कह रहा है u2, कुछ और अगर होता तो उसको u3 है। एक जनरल कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हो, ठीक है ना। उसके बाद है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और से देखिएगा, कोऑर्डिनेट सरफेस एंड कोऑर्डिनेट कर्व्स। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस आपके सामने बना हुआ है स्टूडेंट्स, और आप इमेजिन करें कि ये वाली कर्व u1 कर रहा है, ये जो लाइन पड़ी हुई है, ये जो थोड़ी मोड़ मेरा माउस नजर आ रहा है ना आपको कर्सर, ये जो कर्व है ना स्टूडेंट, ये u1 कर रहा है, ये u2 कर रहा है, ये u3 कर रहा है। अब देखें ना, हम जब सीधी लाइन होती है उसको हम कहते हैं एक्स एक्सिस। अब जब कोई टेढ़ी लाइन होगी उसको तो हम एक्स एक्सिस नहीं कह सकते, ये कह सकते हैं। उसके लिए ना, उसके लिए कर्वी लीनियर कोऑर्डिनेट्स याद हो जाए। कहता है उस एक्सिस को आप कह दो u1 एक्सिस या u1 कर्व, दूसरे एक्सिस को कह दो u2 कर्व और तीसरे एक्सिस को कह दो u3 एक्सिस। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको पता है कि एक्स वाई एक्सिस में जेड क्या होता है, 0 होता है। इसी को जनरलाइज करते हैं कि u1 u2 कर्व में u3 क्या होगा, कोई कांस्टेंट होगा, 0 नहीं कह सकते। स्टूडेंट क्लियर है। इसी तरह u2 u3 में u1 कांस्टेंट होगा, इसी तरह u3 में u2 कांस्टेंट होगा।
इसको थोड़ा सा आपने समझना है। तो द कोऑर्डिनेट सर्फेसेस इंग्लिश पढ़ें, द कोऑर्डिनेट सर्फेसेस और लेवल सर्फेसेस और फैमिलीज ऑफ सर्फेसेस ऑब्टेन्ड बाय सेटिंग द कोऑर्डिनेट्स इक्वेशन इक्वल टू अ कांस्टेंट। Thus, if C1, C2, C3 are constant, then the surfaces are U1 is equal to C1, U2 is equal to C2, U3 is equal to C3 are the coordinate surfaces। बड़ी सीधी सी बात है। जो आपका रूम है उसके नीचे वाला कॉर्नर देखें, आपको एक एक्स एक्सिस नजर आएगा, एक वाई एक्सिस नजर आएगा, एक जेड एक्सिस नजर आएगा, ठीक है। तो आप सामने वाली दीवार को देखें तो वो आई थिंक वाई जेड प्लेन बनता है, उसको आप वाई जेड सरफेस कह सकते हैं। ज़मीन को देखें तो ये एक्स वाई प्लेन बनता है, उसको आप एक्स वाई सरफेस कह सकते हैं, ठीक है ना। अब मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि आपका कॉन्सेप्ट ट्रांसफॉर्म होने जा रहा है, एडवांसमेंट की तरफ जा रहा है। अब आप एक्स को माइंड में U1 एक्सिस सोचेंगे, वाई को माइंड में क्या सोचेंगे स्टूडेंट्स, U2 और जेड को U3, ठीक है। तो कहता है जी कि वो जो प्लेन बनते हैं ना, अब उनको आइंदा प्लेन नहीं कहेंगे, उनको हम कहेंगे कोऑर्डिनेट सरफेसेस, ओके। और जो कहता है वो जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस है ना, अब उनको आप ये नहीं कहेंगे, अब हम उनको कहेंगे कोऑर्डिनेट कर्व्स, ओके स्टूडेंट्स। U1 को आप कहेंगे U1 कर्व, U2 को U2 कर्व, U3 को U3 कर्व, ओके। थोड़ी सी कहानियाँ पढ़ लीजिएगा। यूनिट वेक्टर इन वेक्टर कोऑर्डिनेट सिस्टम कहता है डेफिनेटली अगर आप नए एक्सिस बना रहे हैं तो डेफिनेटली उसके यूनिट वेक्टर्स होंगे ना बच्चों, जिस तरह ए के होते हैं लॉन्ग एक्स वाई जेड एक्सिस। हाँ स्टूडेंट्स, जी सर। जी सर समझा रही है। अच्छा मैं कहता हूँ कि कल ही करते हैं, आज आप खत्म करें इंशाल्लाह। जी सर। यस सर। ठीक है, तो मेरी बात आप सुने जरा गौर से। हमने कितने सब्जेक्ट पढ़ लिए, 4 या 5? सर 5 5 सर। मैंने पढ़ाए हैं, मैं प्योर का जिम्मेदार नहीं हूँ, मैं इसका जिम्मेदार हूँ जो मैं पढ़ा रहा हूँ। ओडी कॉम्प्लेक्स। सर ये थर्ड है। ओडी कॉम्प्लेक्स ये थर्ड है। वेक्टर, ओडी कॉम्प्लेक्स और वेक्टर, ये आपने जी देखिए मैंने इल्मी की बुक तो करवा दी है। और कितना लगता है टाइम का, 1 घंटा 20 मिनट में मैंने 60-50 एमसीक्यूज करवा दिए। ये टाइम अब आपने जी। 2 पेयर में देना है, मतलब मैंने कहा आप दोस्त से बना लें, दूसरे को रोज बना लें, ये काम अब आपने करना है। तो एक इल्मी वाली ज़्यादा बड़ी की बुक सॉल्व कर लें प्लीज। और मुझे एक बुक मुझे रात को मिली है, उसकी डोगरस यूनिक वालों की ना, आपको पता है 2017 का पेपर डोगरस यूनिक में से आया था सारा, पता है आपको इस बात का? नहीं। वो अब मैं क्या कहूँ टीचर को जिन्होंने बनाया था, उन्होंने शायद मुझे लगता है उन्हें मिली है असाइनमेंट यूपीएससी की तरफ से पेपर बना के भेजे, उन्होंने जाके मार्केट से वो डोगरस यूनिक की बुक खरीदी है, उसमें सारा बना, वो बड़ा जुल्म हो गया। खैर इंशाल्लाह हम कल पढ़ेंगे और आप कर लें, कल नहीं तो परसों हम इसका लीनियर वेक्टर को बाय बाय कह देंगे, फिर हम इंशाल्लाह न्यूमेरिक की तरफ जाएंगे। और आप काम किया करें, आपकी रिपोर्टेड ठीक नहीं आ रही, सर आसिम कहते हैं कि स्टूडेंट काम नहीं कर रहे, ऐसे शिकायत ना मिले, ठीक है सर हम टेंशन जी सर। एक बच्ची बोल रही है, क्या कह रही है? सर मैं कह रही हूँ टेंशन नहीं करेंगे हम। ये बोल कौन है? सर मैं अक्सा। अक्सा जीनत या अक्सा दूसरी भी है, जो भी अक्सा। सर अक्सा जीनत। अच्छा अक्सा की बात सुने, मैंने सारा कुछ पढ़ाया वेक्टर है ना, वेक्टर के बाद मैंने न्यूमेरिकल पहले देखे नहीं फर्ज होते हैं, नफी नमाज के बाद में होती है ना, सुन्नत बाद में होती है, पहले फ्राइज तो सीधी बात है, पहले फ्राइज तो अंजाम मुझे देना ना, पहले हम फर्ज पढ़ रहे हैं, वेक्टर के बाद न्यूमेरिकल भी थोड़ा सा वाजिब में आता है, नफल में नहीं आता थोड़ा सा। सर न्यूमेरिकल 1 2 दोनों पता नहीं 1 2 कौन सी है, लेकिन हम बस न्यूमेरिकल भी पढ़ाएंगे, उसमें सारा आपको कवर हो जाएगा। तो पहले मैं न्यूमेरिकल पढ़ाऊंगा, उसके बाद मैं टोपोलॉजी और फंक्शनल पढ़ाऊंगा, ये हमारे कंपल्सरी हैं, फ्राइज हैं, फर्ज हैं। उसके बाद टेंसर्स, डिफरेंशियल ज्योमेट्री एंड मैकेनिक्स, ये 3 हैं जो कि तकरीबन 10 दिन रहेंगे। तो मैंने ये भी हमने कोशिश की है कि 30 सितंबर तक इसको वाइंड अप करें, और थोड़ा सा तेज हो जाए, समझ आई बात? अभी तो हम आपकी मिलते कर रहे हैं, बाद में आप हमारी करेंगे, फिर वो अच्छा नहीं होगा, ठीक है? कितनी बार मैंने कहा है कि मैंने कहा सेकंड चैप्टर का पता नहीं तुम लोगों ने किया है कि नहीं, 4 चैप्टर कर लिए सर 4 चैप्टर। जी सर जी किया। सर। अब अगर मैं 6 चैप्टर दूं, 4 तो मैंने सुना नहीं आपसे ना, अगर मैं 6 चैप्टर दूं
तो मैं सुनने की इजाज़त है मुझे, अगर मैं आपसे उसकी असाइनमेंट मुझे बताएं कब करेंगे बेचारा।